हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह जेएसएससी का हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह झारखंड सीजीएल हो, झारखंड उत्पाद पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, या आने वाले जितने भी वैकेंसी है जिसमें आपका पेपर अगर लैंग्वेज 2 में नागपुरी रहेगा तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल 35 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। हर एक चीज़ को आपको समझाते भी जाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन को भी सुनना। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन द्विकर्मक क्रिया नहीं है के। जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें द्विकर्मक क्रिया नहीं है। द्विकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया का एक भेद होता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया 2 तरह का होता है, एक कर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक में 2 गो कर्म होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, देखिए कि बाबा छुआ के कचिया देलक। करता कौन है? बाबा। काम कौन कर रहा है? मतलब कचिया, कचिया मतलब होता है पैसा, तो पैसा देने का छुआ को मतलब बच्चा को, तो बच्चा को पैसा देने का काम कौन कर रहा है? बाबा कर रहा है, तो करता हो गया बाबा। तो ये कर्म हो गया एगो आपका छुआ, और एगो हो गया कचिया, 2 गो यहाँ पे कर्म हो गया। तो ये तो द्विकर्मक है। यहाँ पे पूछा आपको नहीं, कौन द्विकर्मक क्रिया नहीं है क्या। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, अमीर मन गरीब के दान देवे ना। तो अमीर तो करता हो गया, दान देने का काम अमीर कर रहा है। अब गरीब हो गया और दान, ये दोनों क्या हो गया? ये द्विकर्मक हो गया, ये ऑप्शन में भी। तीसरा ऑप्शन पढ़िए, माय नौकर से सब्जी मंगवाएला। ठीक है, एकदम अच्छे से तीसरा ऑप्शन पढ़िएगा, माय नौकर से सब्जी मंगवाएला। ठीक है, तो यहाँ पे याद देखिएगा, ये भी नौकर एक कर्म है और सब्जी भी कर्म है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे क्रिया को देखिए क्या है, मंगवाएला। ठीक है, यहाँ पे देलक, देवैना, और यहाँ पे मंगवाएला। मंगवाएला की क्या होता है ये सब? तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गो कर्म है। देखिए जो प्रेरणार्थक क्रिया होता है उसमें भी 2 कर्म होता है, लेकिन वहाँ पे आपको क्रिया में फोकस करना है कि प्रेरणा दे के काम करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है। तो आप तीसरा ऑप्शन में देख रहे हैं कि माँ जो है वह नौकर से सब्जी मंगवाने का काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मंगवाएला ये प्रेरणार्थक क्रिया होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और द्विकर्मक क्रिया में और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पहला कर्म होता है ना, ये होता है सजीववाचक होता है, और जो दूसरा कर्म होता है वह निर्जीववाचक होता है। आप हर एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यहाँ पे गरीब क्या हो गया, सजीव हो गया, और दूसरा देखिए कर्म क्या है, तो ये निर्जीव हो गया। इसमें देखिए, ठीक है, प्रेरणार्थक में भी वही होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेरणार्थक में आपको क्रिया पे फोकस करना है। ठीक है, तो पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोय आपन से नागपुरी सीख गेलो। आपन से मतलब खुद से, नागपुरी सीख गेलो, कि मैं खुद से नागपुरी सीख गया। वाक्य में सर्वनाम कर भेद बताओ। तो ये जी क्वेश्चन हो गया, आपन से, ये खुद से। खुद से किस में आता है? तो निजवाचक में आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा से सुनते जाइएगा। ठीक है, सारा चीज़ हर डाउट को क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डहर में सांप मोरल रहे। कि डहर मतलब रास्ता, मोरल मतलब मरा हुआ, तो रास्ता में सांप मरा हुआ था। वाक्य कौन कारक का उदाहरण है? कि ये जो वाक्य देख रहे हैं किसका, कौन सा कारक का उदाहरण है, इसको कीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आप में देख रहे हैं, डहर में, जैसे टेबल में, घर में। ठीक है, और में के साथ एक माझे भी आता है, ये याद रखिएगा। शायद सीधे पूछ लिया जाएगा कि माझे किस कारक विभक्ति है, तो आप बताइएगा अधिकरण कारक है। ठीक है, में भी किस में आता है? अधिकरण में आता है। डहर में हो गया, रास्ता मतलब रास्ता में हो गया, टेबल में हो गया, घर में। ठीक है, तो ये सभी किस में आता है? अधिकरण कारक में आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चोंगरेक कर सही अर्थ बताओ। नागपुरी में ये शब्द है चोंगरेक, तो इसका सही अर्थ आप लोग को बताना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चुमा करेक, चोरी करेक, हाथ ढुकाएक, मारपीट करेक। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चोंगरेक का अर्थ होता है हाथ ढुकाना। ठीक है, कोई भी चीज़ में, जैसे नागपुरी क्षेत्र में इसका यूज होता है, मतलब
बाल्टी उल्टी में पानी रखा हुआ है, उसमें बोला जाता है बच्चा को कि हाथ मत चोंगरना उसमें, ठीक है, मतलब हाथ नहीं डालना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उजर शब्द कर उल्टा शब्द बताओ। उजर शब्द है, इसका उल्टा बताना है आप लोग को। उजर का मतलब होता है सफ़ेद, ठीक है, चरखा सफ़ेद, और इसका उल्टा बताना है। तो चरखा तो उजर ही को चरखा बोलते हैं, गोर वही चीज़ हो गया, करिया मैलाल। करेक्ट आंसर क्या होगा, करिया, ठीक है, चरखा का करिया, है ना, 5 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन वाक्य में क्रिया एक वचन और पुल्लिंग होएला। ठीक है, अगर आप लोग मेरा नोट्स पढ़ रहे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसानी से करने सक रहे होंगे, बहुत आसानी से, क्योंकि व्याकरण मेरा बहुत डिटेल में किया हुआ है, साथ में एमसीक्यू भी है नोट्स में। लोक साहित्य मेरा पूरा वन लाइनर के साथ एमसीक्यू के रूप में है, और आपका बनकेवरा हो गया या मंजर 2 हो गया या बनफुल हो गया, हर का पीडीएफ मेरे पास बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कौन वाच्य में क्रिया एक वचन और पुल्लिंग होएला, कर्तरीवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और देवल कोई ने। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य में होता है। ठीक है, 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाववाच्य होगा करेक्ट आंसर। कर्तरीवाच्य में क्या होता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होता है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट में समझा देते हैं, बहुत लोगों को मतलब ये वाच्य में दिक्कत होता है। ठीक है, वाच्य में क्या बोला गया है कि क्रिया जो चेंज होता है ना, लिंग या वचन के अनुसार चेंज होता है। लेकिन नागपुरी में आप लिंग बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, वाच्य में आप बहुवचन बना के देखिए। ठीक है, कर्ता है उसको एक वचन है उसको बहुवचन कर दीजिए, या बहुवचन है तो एक वचन कर दीजिए, और देखिए कि कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा क्रिया। जैसे कि छोड़ा पढ़ेला या पढ़े ना, ठीक है, छोड़ा मतलब लड़का पढ़ता है। ठीक है, तो आप इसको बहुवचन कर दीजिए, इसको ये लिंग चेंज करने की कोशिश मत कीजिए कर्ता का, आप इसका क्या कीजिए, बहुवचन बनाइए। छोड़ा मन, तो क्रिया अपने आप चेंज हो जाएगा। कैसे, पढ़े ना, देखिए जब कर्ता चेंज हो गया तो क्रिया चेंज हो गया, तो ये कर्तरीवाच्य होगा। तो ऐसे आप लोग को देखना है। ठीक है, भाववाच्य में क्या पता चलता है कि विवस्था का पता चलता है, कि जैसे कि उकर से खाल नहीं गेलक, उकर से चलल नहीं गेलक, नहीं आ गया मतलब आपको भाववाच्य लगा देना है। कर्मवाच्य, जहाँ पे आप देखिएगा से या द्वारा रहेगा तो वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर कर्मवाच्य में क्रिया जो होता है वह कर्म के अनुसार होता है, आप देखिएगा कर्म के अनुसार है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राहुल फुटबॉल खेली। राहुल फुटबॉल खेली मतलब राहुल फुटबॉल खेलेगा। वाक्य कर कर्मवाच्य का हो, इसका कर्मवाच्य बदलना है। कर्मवाच्य में राहुल फुटबॉल खेल सकेला, राहुल फुटबॉल खेलेला, राहुल से फुटबॉल नहीं खेलल जाए। ठीक है, यहाँ पे नहीं भी है, देखिए डाले हुए क्वेश्चन ऑप्शन इसलिए कि आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और चौथा है राहुल से फुटबॉल खेलल जाए, राहुल से फुटबॉल खेलल जाए। कर्मवाच्य में क्या बताए कि आपको से या दोबारा देखने के लिए मिलेगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए कि राहुल से फुटबॉल खेलल जाए, नहीं आ रहा है मतलब ये तो भाववाच्य में आ जाएगा, लेकिन आपको कर्मवाच्य पूछा है। यहाँ पे देखिए से, ठीक है, यहाँ पे से है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि राहुल से फुटबॉल खेलल जाए। ठीक है, 7 का डी हो जाएगा कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमाणवाचक विशेषण कर कई भेदा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कि परिमाणवाचक विशेषण का कई भेद होता है। 2 गो होता है, 3 गो होता है, 4 गो होता है, 5 गो होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 गो होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आप लोग को डाउट होता होगा कभी कभी परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में भी, लेकिन आगे भी इसको हम बहुत, अगर आप मेरा नोट्स पढ़िएगा तो उसमें सारा कुछ अंतर भी किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे क्रिया की विशेषता बताएगा वहाँ पे आपको बता देना है परिमाणवाचक, और जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बता देगा तो वहाँ पे
परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दो होता है निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। अच्छा, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में भी बहुत स्टूडेंट को परेशानी होता है, कॉल करके पूछते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके पूछते हैं। संख्या में आपको सीधे संख्या का बोध कराएगा, जैसे 10 गो आदमी। ठीक है, और परिमाण में कोई नापने वाला वस्तु का बोध कराएगा, जैसे 2 किलो आटा। ठीक है, दू गो छुआ और 2 किलो आटा, 2 लीटर पानी, 2 किलो आटा। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये संख्यावाचक हो जाएगा। 2 गो छुआ मतलब आप गिन रहे हैं, 2 गो छुआ को गिनने सकिएगा। संख्यावाचक में गिनने का बोध कराएगा आपको, कि जिसको आप गिन सकिएगा। ठीक है, अब 2 किलो आटा, तो आटा को हम लोग नापते तोलते हैं, है ना, तो ये परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। बहुत सारे लोग कॉल करके पूछते हैं, इसलिए क्लियर करते जा रहे सारा चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 9, पानी बूंद बूंद टपकत है, ई वाक्य केकर उदाहरण है के? पानी बूंद बूंद टपकत है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये मतलब कौन सा होगा। परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन भी वैसे ही सेट किए कि आप लोग का कोई भी डाउट ना रहे। और परिमाणवाचक सर्वनाम होगा या कोई नहीं। पहले तो इसको हटा दीजिए कि परिमाणवाचक सर्वनाम होता नहीं है। ठीक है, हम लोग को 2 ऑप्शन में डील करना है और इसी में डाउट क्लियर करना है। ठीक है, यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता तो आपका और ज़्यादा डाउट होता, लेकिन ऑप्शन में जानबूझ के रीतिवाचक नहीं डाले हैं, क्योंकि बूंद बूंद टपकत ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण में भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए परिमाणवाचक विशेषण होगा या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि जो पानी बूंद बूंद टपक रहा है, बूंद बूंद ये टपकना क्रिया है। ठीक है, टपकना क्रिया है, तो उसका विशेषता बता रहा है बूंद बूंद, इसीलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता अगर बूंद बूंद, तब जाकर के ये परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जहाँ भी डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं सारी को, जैसे कोई भी एग्जाम का, जैसे CGL हो, झारखंड SI हो, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद पुलिस या LDC का, हर एग्जाम का नागपुरी का PDF नोट्स है, जो बहुत स्टूडेंट ले चुके हैं और अभी भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप में जो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बहुत ही अच्छा से बनाया गया है, बहुत ही अच्छा से। लोक साहित्य आपको वन लाइनर के साथ MCQ मिलेगा, और जो नागपुरी व्याकरण है वो पूरा डिटेल के साथ MCQ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि देवल पहेली का सही अर्थ बताओ। ये पहेली है। ठीक है, छोटे मोटे टेसू दास लुगा पिंधे 40-50, और मतलब छोटे मोटे टेसू मतलब छोटा सा चीज़ है, और वो लुगा मतलब कपड़ा पिंधे 40-50 गो। तो इसको लहसुन है या मुरई है, मुरई मतलब मूली, सलगम है या प्याज है। ठीक है, ये प्याज है। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा प्याज। आप लोग प्याज को देखे होंगे कि बहुत सारा उसका लेयर रहता है, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्याज। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी लोकगीत के कई भाग में बांटे? पंडित राम नरेश त्रिपाठी लोकगीत को कितना भाग में बांटे हैं? 9 भाग में, 10 भाग में, 11 भाग में, ऑप्शन नंबर डी है 12 भाग में। इसको कीजिए करेक्ट आंसर। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जो है ये लोकगीत को 11 भाग में बांटे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन तरह कर गीत में काव्य शास्त्रीय बंधन नहीं रहेला? किस तरह का गीत में काव्य शास्त्रीय बंधन, शास्त्र का बंधन नहीं रहता है? ग्राम्य गीत में, शिष्ट गीत में, साहित्यिक गीत में, मौलिक गीत में? इसका करेक्ट आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, और देखिए लोक साहित्य को आप सुबह उठिए और रट्टा मारने की कोशिश कीजिए। लोक साहित्य पूरा फैक्ट है, पूरा फैक्ट। ठीक है, तो समझने वाला चीज़ है नहीं कि आप समझिएगा, पूरा फैक्ट है। रट्टा मारिए क्लियर शब्दों में कि सुबह उठिए रट्टा मारिए, पूरा फैक्ट चीज़ है।
लोक साहित्य। ठीक है, तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्राम्य गीत। ठीक है, कि ग्राम्य गीत में आपको किसी तरह का शास्त्रीय बंधन नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जे जोन्स नामक विद्वान लोक कथा का संग्रह कौन नाम से कई है। नाम याद रखिएगा, जे जोन्स। और ये जो विद्वान है ये लोक कथा का संग्रह किस नाम से किए थे। नागपुरी लोक कथा, नागपुरिया कहानी, नागपुरी कहानी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी और सी अलग अलग है। ठीक है, नागपुरिया कहानी और यहाँ पे नागपुरी कहानी, और डी है छोटा नागपुरी कहानी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नागपुरिया कहानी, कि जे जोन्स जो विद्वान थे ये लोक कथा का संग्रह नागपुरिया कहानी नाम से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, नागपुरी मुहावरा मनक संकलन सबसे बगरा कौन विद्वान करे। नागपुरी मुहावरा मनक संकलन सबसे ज़्यादा कौन विद्वान किए हैं। भुवनेश्वर अनुज, वीपी केसरी, पीटर शांति नौरंगी, हरीश कुमार चौरसिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हरीश कुमार चौरसिया। नागपुरी मुहावरा का सबसे बगरा मतलब होता है अधिक। ठीक है, तो इसका संकलन कौन किए हैं, तो हरीश कुमार चौरसिया किए हैं, याद रखिएगा। 14 का डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, कोनराड बुकआउट नामक लोक कथा संग्रह करे वाला विद्वान। ठीक है, कोनराड बुकआउट नामक लोक कथा संग्रह करे वाला विद्वान कई ठो लोक कथा का संग्रह अपन किताब में कैर है। ठीक है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 12 गो, 13 गो, 14 गो और 15 गो, और ये आपका होमवर्क है, आप इसको ढूंढिएगा। ठीक है, कि कोनराड बुकआउट नामक लोक कथा संग्रह जो है, और इसका तो इस लोक कथा में मतलब इसका संग्रहकर्ता जो है वो लोक कथा कितना लोक कथा को इसमें शामिल किए हैं, तो वही चीज़ पूछा जा रहा है। इसकी ये आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट करके नहीं भी बताइएगा तो हम इसको आप लोग सर्च वगैरह करके, या फिर आपका भुवनेश्वर अनुज जी का जो लोक साहित्य का बुक है वहाँ से आप लोग कोशिश कीजिएगा देख के। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 16 है, खेमटा कौन गीत कर एक भेद है के। खेमटा लोकगीत है। ठीक है, तो यह किसका एक भेद है, कीजिए इसका करेक्ट आंसर। झूमर, अंगनई, डमकच, डेढ़धरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, खेमटा किसका एक भेद है, तो खेमटा जो है यह अंगनई का एक भेद है। ठीक है, डमकच क्या है, तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है, और जो डमकच लोकगीत है उसको स्त्री मतलब गाती है, महिला प्रधान लोकगीत है। ठीक है, डेढ़धरा क्या है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 17, लोक साहित्य लोक जीवन कर वेद है के। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि लोक साहित्य लोक जीवन कर वेद है के, यह एक कथन है। ये कौन विद्वान कर कथन है कि लोक साहित्य के बारे में ये चीज़ कौन बोला है कि लोक साहित्य लोक जीवन का एक वेद है। कृष्णदेव बोले हैं, सत्यगुप्ता बोले हैं, सत्येंद्र बोले हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी बोले हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र बोले हैं कि लोक साहित्य लोक जीवन कर वेद है के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आपको एकदम फील आ रहा होगा कि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, और खुद को जांच भी लीजिए इस टेस्ट से कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, जांच भी लीजिएगा, और आपको कितना ज़्यादा अभी और मेहनत करने का ज़रूरत है ये भी देख लीजिएगा, कि अगर नागपुरी व्याकरण में थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन डाला तो हम कितना करने सकेंगे, हमको कितना भी और नागपुरी व्याकरण में समझने का ज़रूरत है। आपका देखिए, आपका हर एक एक्टिविटी नागपुरी व्याकरण है। ठीक है, आपका हर एक एक्टिविटी व्याकरण है, ग्रामर है, समझिए। तो आप चेक करते जाइए आप कितना कर पा रहे हैं, आपको कितना करने का ज़रूरत भी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिष्ट साहित्य का जन्म देवेक श्रेय के मन के देवल जाएला। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि शिष्ट साहित्य, यहाँ पे देखिए अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। शिष्ट साहित्य के बारे में पूछा जा रहा है कि इसको जन्म देने का श्रेय किसको माना जाता है, अशिक्षित लोगों को, ग्रामीण लोगों को, शहरी लोगों को, देवल सब। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, शहरी लोग को। कि शिष्ट साहित्य का जन्म देने का श्रेय शहरी लोगों को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वप्रथम गाथा शब्द कर प्रयोग कहाँ मिलेला। गाथा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है।
महाभारत में, ऋग्वेद में, पुराण में, ब्राह्मण ग्रंथ में। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। कि सर्वप्रथम गाथा शब्द का प्रयोग देखने कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में के एक लंबा कथात्मक गीत मानल जाएगा। लंबा कथात्मक गीत किसको माना जाता है? 4 गो ऑप्शन है, देखिए। लोक गाथा को माना जाता है, लोक कथा को, लोक साहित्य को, लोकगीत को। कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि लंबा कथात्मक गीत किसको बोला जाता है? लोक गाथा को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चरई कौन मध्यकर लिंग है? कि चरई मतलब चिड़िया। तो चिड़िया जो है कौन मध्य मतलब किस तरह का लिंग है? 4 गो ऑप्शन है, देखिए। करेक्ट आंसर करने की कोशिश कीजिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चिड़िया जो है वह किस तरह का लिंग होता है? स्त्रीलिंग होता है कि पुल्लिंग होता है कि उभयलिंग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? उभयलिंग होता है। ठीक है, उभयलिंग होता है चिड़िया। थोड़ी पता चलता है स्त्री है कि पुरुष है। नीचे देवल में कौन भाववाचक संज्ञा है? कि भाववाचक संज्ञा जिससे भाव का पता चलता है। ठीक है, अच्छा, भाववाचक संज्ञा से और एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, मेरा नोट्स में है, आपका एक जगह मिलेगा भाववाचक संज्ञा में कि ऊंचाई कौन संज्ञा है के। ठीक है, भाववाचक। यहाँ पे एक कोई कमेंट बहुत पहले किया था तो क्लियर कर दे रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऊंचाई। तो वहाँ पे कमेंट में आया था कि भाव ऊंचाई को तो हम लोग नापते भी हैं। ठीक है, तो ये तो द्रववाचक भी होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि द्रववाचक में क्या होता है कि द्रववाचक में कोई गैस पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ या कोई तरल पदार्थ, ठीक है, जिसका नापतोल होता है उसको हम लोग द्रववाचक में रखते हैं। ऊंचाई तो ना तो कोई गैस पदार्थ है, ना तरल पदार्थ है, ना ठोस पदार्थ है। ठीक है, ऊंचाई को नापते जरूर है, मीटर, किलोमीटर, इंच, इस सब में नापते हैं। लेकिन ये तो ना तो कोई ठोस पदार्थ है, ना कोई द्रव पदार्थ है, ना कोई गैस पदार्थ है। तो इसलिए ये भाववाचक में होगा। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग भी डाउट करते होंगे तो ये चीज़ों को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ऊंचाई भाववाचक होगा। नापते जरूर है लेकिन यह कोई ठोस पदार्थ नहीं है, कोई द्रव पदार्थ नहीं है, कोई गैस पदार्थ नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या थे? क्वेश्चन नंबर आपका है 22 में, नीचे दबल में कौन भाववाचक संज्ञा? तो मौध, तो ये तो जातिवाचक हो जाएगा। फल, यह भी जातिवाचक हो जाएगा। और फल द्रववाचक भी होगा। ठीक है, जैसे सब्जी भी होता है। ऑप्शन नंबर सी है आमत। शीशम, शीशम भी होगा, क्या होगा? तो ये भी जातिवाचक में होगा। आमत, आमत मतलब अमत होता है। ठीक है, जैसे इमली हो गया, खट्टा होता है इमली, तो उसी को खट्टा को ही नागपुरी में अमत बोला जाता है, खट्टा। ठीक है, तो अमत बोला जाता है उसी को। तो ये भाव है, तो यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आमत या अमत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ख कौन वर्णकर वर्ण है? क्या ख जो है किस तरह का वर्ण है? अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक और देवल कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्पप्राण है या महाप्राण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महाप्राण होगा। क्यों? बता रहे हैं। अल्पप्राण में क्या होता है कि पहला और तीसर का, हर वर्ग का पहला और तीसर का अल्पप्राण में आता है, और महाप्राण में आता है दूसरा और चौथा। जैसे पहला क वर्ग में देखिए तो क, ख, ग, घ, तो ये और ये क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा ये अल्पप्राण आता है, अल्पप्राण में। ठीक है, और दूसरा चौथा हम कब बताएं? महाप्राण में। तो ये ख और घ किस में आएगा? महाप्राण में। तो आपसे ख पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाप्राण होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। कादो कौन तरह कर लिंग है? के कादो, जब मिट्टी गीला हो जाता है ना खेत उत में तो उसी को कादो बोला जाता है। ठीक है, गीला हो जाता है मिट्टी तो उसी को कादो बोला जाता है। तो कादो कौन तरह का लिंग है? के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बेलिंग, उभयलिंग। तो निर्जीव पदार्थ को हम लोग बोलते हैं जनरली बेलिंग बोलते हैं। ठीक है, निर्जीव पदार्थ या छोटा छोटा जो पदार्थ हो या जीव जंतु होता है एकदम छोटा छोटा, उसको बेलिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, केकरो नाम के दोहराए से बचेले हमरे मन काकर प्रयोग करेल? किसी का नाम, नाम मतलब संज्ञा होता है।
ठीक है, नाम का मतलब ही होता है संज्ञा। तो कोई भी संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? संज्ञा का प्रयोग करते हैं, या सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, या कारक, या अव्यय। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट है। सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, खूब, यहाँ पे खूब से अच्छा होगा आप इसको कर लीजिए बगरा। ठीक है, खूब थोड़ा हिंदी टाइप से लग रहा है, बगरा कर लीजिए। बगरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कर कौन खेजा में आवेला? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो होता है तो उसका बहुत सारा भेद है, जैसे आपका न्यूनता बोधक, तुलना बोधक, अधिकता बोधक, पर्याप्ति बोधक है। तो यहाँ पे जो बगरा शब्द है यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कर किस खेजा में आता है, किस वर्ग में आता है? खेजा मतलब वर्ग, किस वर्ग में आता है? तो बगरा का मतलब होता है खूब या बहुत। बहुत, तो बहुत से क्या पता चलता है? अधिकता का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस टाइप से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, बल्कि पहले पूछा भी गया है जैसे सी में। क्वेश्चन नंबर 27, हेतु हेतु मद भूतकाल कर उदाहरण कौन है? के भूतकाल का पूछ रहा है। ठीक है, हेतु हेतु में दो आता है, एक भूतकाल में आता है और एक भविष्य में आता है। यहाँ पे भूतकाल का बात कर रहा है। वो आवी तो मैं जाऊँ, मतलब वह आएगा तो मैं जाऊँगा। ठीक है, मेरे जाने का काम जो है वह किस पर निर्भर कर रहा है? उसके आने पर, और ये भविष्य का बात हो रहा है। ठीक है, पहला बात कि हेतु हेतु मद में क्या होता है कि एक काम का होना दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, या मतलब दूसरे काम का होना पहले वाले पर निर्भर करता है। तो वो आवी तो मैं जाऊँ, मतलब वह आएगा तो मैं जाऊँगा, ये भविष्य का बात कर रहा है। तो ये तो भविष्यत काल हो जाएगा, हेतु हेतु मन भविष्यत काल। दूसरा ऑप्शन बी है, बरखा होगी तो फसल होगी, बरखा होगा तो फसल होगा, यह भी भविष्य का बात कर रहा है। सी ऑप्शन देखिए, ऊ आतलक तो मोर खाम बनतलक, और डी है देवल सौ। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बता रहे क्यों होगा? ऊ आतलक तो मोर काम बनतलक, मतलब वह आता, मतलब आ चुका होता का बात कर रहा है, कि वह आता तो मेरा काम बन जाता। ठीक है, या बना होता अभी तक, तो इसका बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को खुद से सेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे देवल में अपूर्ण भूतकाल कर उदाहरण कौन है? के अपूर्ण भूतकाल का बात कर रहा है। ठीक है, अपूर्ण मतलब जो भूतकाल में चल रहा था, खत्म कब हुआ, हुआ नहीं पता। ठीक है, भूतकाल में चल रहा था, वो अपूर्ण भूतकाल में आता है। जैसे बरखा होवी, मतलब बरखा होगा, संभावना व्यक्त कर रहा है भविष्य का। ठीक है, बरखा होलक, मतलब बरखा हो चुका है, ये सामान्य भूतकाल में होगा। बरखा होवत रहे, ठीक है, बरखा होवत रहे मतलब बरखा वर्षा हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरखा होवत रहे। ठीक है, मतलब काम चल रहा था। और बरखा होवत है मतलब बरखा भी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आसन में आ जाएगा। ठीक है, बरखा होवत है। ठीक है, नहीं ये आसन नहीं होगा, बरखा होवत है ये आ जाएगा तात्कालिक वर्तमान में आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बरखा होवत रहे मतलब भूत में काम चल रहा था। ठीक है, बरखा होने का काम चल रहा था। और यहाँ पे डी क्या है? बरखा होवत रहे मतलब अभी चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है काम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, देवासुर कौन समासक है? देवासुर, तो देवासुर जो है यह देव और आसुर से मिलकर बना है, देव और आसुर से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, त्रिफला में कौन समासक है? त्रिफला, यहाँ पे त्रि आप देखिएगा, त्रिफला द्विगु समास कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, घर पोड़लक तो पोड़लक, धरनी कर भुकभुकी तो गेलक, लोकोक्ति कर अर्थ बताओ। ये लोकोक्ति है। ठीक है, तो घर पोड़लक तो पोड़लक, धरनी कर भुकभुकी तो गेलक, यह एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या है? बगरा नुकसान हुए, भारी मुसीबत टले। सी है आपका, तनिक नुकसान से बड़का परेशानी टले और घमंड टूटे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, तनिक नुकसान से बड़का परेशानी टले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है,
डमकच कौन बनकर गीत है क्या? डमकच किस तरह का गीत है? तो महिला प्रधान है ना, बिहा के अवसर पर गाया जाता है। 32 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, नागपुरी में कौन संस्कार के आशा और उल्लास का अवसर मानल जाएगा? नागपुरी में किस संस्कार को आशा और उल्लास का अवसर माना जाता है? तो जन्म को माना जाता है, बिहा, जनेऊ या मृत्यु। यहाँ पे आप डाउट कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए और बी में, लेकिन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि नागपुरी में बिहा संस्कार को आशा और उल्लास का अवसर माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस नामक शोध कार्य कौन विद्वान कैर है? कि नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस नामक शोध कार्य कौन विद्वान कैर है? तो शोध कार्य भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न हर हाल में एगो रहेगा, देख लीजिएगा। श्रवण कुमार गोस्वामी, वीपी केसरी, विश्वनाथ दुबे और पीटर शांति नौरंगी। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। याद करने का चीज़ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, वीपी केसरी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि नीचे देवल में कौन लोक गाथा कर विशेषता नहीं लागे? लोक गाथा का विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर है स्थानीयता कर गंध, बी है संगीत कर साहचर्य और सहयोग, सी है ज्ञात रचनाकार और डी है मौखिक परंपरा। करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञात रचनाकार। ठीक है, यह विशेषता नहीं है लोक गाथा का। क्यों? क्योंकि लोक गाथा का रचनाकार के बारे में हम लोग को पता नहीं होता है। ठीक है, कि कौन इसका रचना किया है, इसका बारे में हम लोग को जानकारी नहीं होता है। 35 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी नया चीज़ सीखने के लिए भी मिला होगा। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है ये भी आप लोग चेक करने सके होंगे। ठीक है, और अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं कंप्लीट एकदम, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।